इतिहास में हम लोग निचोड़ है टॉपिक वाइज टॉपिक, उसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। पीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए, है ना। ये आप बुक्स अगर आपके पास होगा तो बुक्स ज़रूर देखिएगा, है ना। बुक्स में पहला अध्याय आपका हो जाता है, यहाँ पर पहला अध्याय हो जाएगा कहाँ कब और कैसे। SCERT की किताबें हैं, भाग 2 है अतीत से वर्तमान, SCERT की। और हम टीचर की भर्ती में BPSC टीचर 4.0 के लिए हम अक्सर यही कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप SCERT की किताबें पढ़ लीजिए। SCERT की किताबें हम ही नहीं कहते, बाकी सारे लोग बोलते हैं। बाकी सारे लोगों की बात भी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो BPSC का जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बार ये बात कहा था कि आपको SCERT और NCERT पढ़ के हमारे पास आना चाहिए, तब हमारे द्वारा जो बनाए गए प्रश्न हैं वो आप निश्चित तौर पे बना लेंगे। वो चाहते हैं कि आप SCERT की किताबें और NCERT की किताबें ज़रूर एक बार गहन अध्ययन करिए। और सर्वाधिक प्रश्न भी है, आप जब भी प्रश्न देखिए, PRT का प्रश्न उठा के देखिए। अगर SCERT और NCERT का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए और कुछ मेथड और तकनीक अपना लीजिए तो 90+ पार ही रहेगा, नीचे नहीं आने वाला। इतना अच्छा आपको मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, कम समय में सटीक किताबों के साथ। चलिए पहला अध्याय हमारा हो जाएगा, है ना। पहला अध्याय है, पहला एक कहाँ कब और कैसे। कहाँ कब और कैसे, देखिए कहते हैं कि भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ, है ना। आपको ये बात पता होगा कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना ये बाबर के द्वारा किया गया, है ना। बाबर के द्वारा किया गया मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है ना। इनको उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार। इतना ही नहीं, बाबर को यहाँ पर मालियों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर ने ही पानीपत के युद्ध में, है ना, इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने ही, और बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। तो बाबर को यानी कि बाग बगीचों का बहुत ही प्रेमी थे और यही वजह था कि इनको उपवनों का राजकुमार कहा जाता है और इनको मालियों का राजकुमार कहा जाता है, मालियों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर का एक आत्मकथा है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबर का एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। प्रश्न भी पूछता है, तुजुके बाबरी नाम है, बाबरी, है ना, तुजुके बाबरी। और ये आत्मकथा किसका है? बाबर का है। आत्मकथा पूछा जाता है कि आत्मकथा ये जो है किस भाषा में लिखा गया, तो ये तुर्की भाषा में है, इसे याद रखिएगा, तुजुके बाबरी। और तुजुके बाबरी का अनुवाद जो अंग्रेजी में किया, ये भी पूछा जाता है। तुजुके बाबरी का अनुवाद जो है यह लिडन रस्किन के द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है रस्किन के द्वारा किया गया। और अक्सर ये भी सवाल पूछता है कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, यानी कि तुजुके बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया। तो यहाँ पे जो फ़ारसी में अनुवाद पूछता है ये अब्दुल रहीम खान के द्वारा, है ना, अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया। फ़ारसी में पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया, है ना, खान के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर कहता है कि बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है, मालियों का राजकुमार कहा जाता है। और बाबर का आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद रस्किन ने किया और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया जाता है ना। और एक चीज़ और भी हम लोग देख लें, जैसे मुग़ल वंशों का क्रम भी हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, तो बाबर के पुत्र का नाम है हुमायूं।
और हुमायूं के पुत्र का नाम है अकबर, और अकबर के पुत्र का नाम है जहांगीर, है ना, जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र का नाम है शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र का नाम है औरंगजेब, है ना, औरंगजेब शाहजहां के पुत्र के नाम है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, और इसी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इस साम्राज्य का पतन शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मुग़ल साम्राज्य के यानी कि बाबर के जो वंशज के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब के समय में हुआ सबसे ज़्यादा विस्तार इसका, तो यही औरंगजेब ही रहता है। और औरंगजेब के समय ही मुग़ल साम्राज्य का जो पताका है ना, जो लंबाई चौड़ाई जो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इसी औरंगजेब के समय में ही होता है, यहाँ पर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर कहता है कि मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया, है ना। हिंदुस्तान शब्द अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान का जो प्रयोग हुआ मुग़लों की स्थापना के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है यहाँ पे जो हम लोग हिंदुस्तान जो देखते हैं यह मुस्लिमों के द्वारा, है ना, मुस्लिमों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा दिया गया यह नाम है। और शुरू में जो प्रारंभ में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन लोगों ने हिंदुस्तान को बहुत ही बर्बर तरीके से दिखाने की कोशिश किया, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो भारत नहीं, इंडिया नहीं, हिंदुस्तान ही बार बार लाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। एक चीज़ और भी देखिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले, है ना, कहता है कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ का मतलब क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के नाम पर यह पड़ा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को हम लोग बौद्ध मठ कहते हैं। इसलिए बिहार का अर्थ होता है, तादात्म्य आशय कहें तो बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ, बौद्ध भूमि, है ना। और यहाँ पर कहता है कि इस बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार जिनका नाम क्या है? मिनहाज ए सिराज ने किया, और इनके पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी। यानी कि 13वीं शताब्दी में सबसे पहले बिहार का जो प्रयोग हुआ वह तबकाते नासरी में किया गया, और तबकाते नासरी के लेखक हैं मिनहाज ए सिराज, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है, आपसे पूछ देगा कि मिनहाज सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी या तबकाते नासरी के लेखक कौन हो जाते हैं, कौन इतिहासकार हैं, तो तबकाते नासरी के इतिहासकार मिनहाज सिराज हो जाएंगे। और मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में, है ना, नासरी में बिहार शब्द का प्रयोग किया, और यह 13वीं शताब्दी के ये इतिहासकार है। और इतना ही नहीं, तबकाते नासरी में और भी चर्चा है। यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय, मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। यहाँ से कहाँ से? तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी में मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय की भी चर्चा है, और तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी भी हमें इसी से प्राप्त होता है ना। और कहता है कि मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिनहाज सिराज ने इस कृति को, इस पुस्तक को, है ना, गुलाम वंश के शासक जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद, उसी को ये क्या किया? समर्पित किया। मिनहाज सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज बिहार का नाम दिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने दिया? पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में कि मिनहाज सिराज ने, ये देखिए, बौद्ध बिहार की इस भूमि को किसने अर्ज बिहार का नाम दिया?
तो ये हो जाएगा मिनहाज सिराज ने, मिनहाज सिराज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है कि अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में क्या किया, गठित किया। बिहार बंगाल को अकबर ने जीता था यहाँ पर 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में उसने क्या किया, बिहार को अपना प्रांत बना लिया और पटना पर यह कब्जा भी कर लिया। अकबर को यहाँ पर, अकबर को है ना, हम लोग मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अकबर से। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कहाँ का, तो मध्यकालीन भारत का आर्थिक जो जीवन है मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि ही नहीं था बल्कि व्यापार भी था। और यहाँ कृषि की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे सुल्तानों ने और बहुत सारे बादशाहों ने भी कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ तक कि ऋण भी दिए जाते हैं। जिस तरह से भारत सरकार कृषि करने के लिए सब्सिडी देती है, उसी तरीके से उस समय भी सुल्तान और बादशाह जो थे वो किसानों को मतलब समझिए कि अग्रिम राशि देते थे ताकि आप कृषि अच्छा से कर सके, सिंचाई अच्छा से कर सके। तो सिंचाई के माध्यम से जो रहट का, तालाबों का, कुएं का जो इस्तेमाल होता था, जो आज भी होता है, उस समय भी बहुत तीव्र गति से होता था। और यही वजह रहा कि कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले कागज़ जो है 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। कागज़ का जो है निर्माण जो है या कागज़ का प्रचलन जो हम लोग देखते हैं या कागज़ का आविष्कार की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आविष्कार है चीन में ही हुआ। चीन में हुआ। प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है ना, कि अगर भारत में कागज़ का प्रयोग की बात किया जाए, भारत में कागज़ का, क्योंकि बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, भारत में कागज़ का प्रयोग हुआ 13वीं शताब्दी से। भारत में कागज़ का प्रयोग हुआ, यह हुआ 13वीं शताब्दी से यह शुरू होता है ना। और इसको शुरू किया यानी कि अरब के व्यापारी ने कागज़ बनाने की तकनीक जो है वो भारत में लाया। अरब व्यापारी ने यहाँ पर, अरब के व्यापारी ने कागज़ बनाने का जो तकनीक है, कागज़ बनाने का जो तकनीक इसको ये लोग भारत लेकर के आए। पूछा जा सकता है कि भारत में कागज़ बनाने की प्रक्रिया, कागज़ बनाने की प्रारंभ कब हुआ, तो यह 13वीं शताब्दी से शुरुआत होता है। और यह बीपीएससी में पूछा हुआ है, ऑलरेडी यह पूछा हुआ है बीपीएससी में। और ये कागज़ बनाने का जो तकनीक है भारत में अरब के व्यापारियों के द्वारा लाया गया, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तकनीक पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि 13वीं शताब्दी के आसपास, है ना, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनीमा, जिसको हम लोग दिशा सूचक बोलते हैं, का यंत्रों का प्रयोग हुआ। एक ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे देखिएगा जब ये कह सकते हैं, है ना, कि जैसे में बहुत सारे नाविक होते थे, तो नाविकों को दिशा का ज्ञान नहीं था, जिसके वजह से वो लोग भटक जाते थे। इसी भटकाव को ख़त्म करने के लिए एक तकनीकी का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसको हम लोग चुंबकीय कुतुबनीमा कहते हैं। यह दिशा सूचक यंत्र हो जाता है, जिसके सहयोग से और जिसके इस्तेमाल से वो लोग सही डायरेक्शन में अपना यात्रा कर सकते थे। जो यह क्रांति थी उस समय के लिए, उस समय के लिए यह क्रांति थी, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुतुबनीमा का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, यहाँ पर देखिए
फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद जो दिल्ली में है, एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। तुगलक वंश का यह सम्राट थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये गद्दी पे बैठा फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा काम किया। तो यहाँ पर कहता है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, जिससे समय की सही सूचना दी जा सके, है ना। ये किसने किया? फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये करता है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम लोग इंडिकेट FST के नाम से कर सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक, है ना। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग इसने 300 से ज़्यादा, है ना, 300 से ज़्यादा नगर का निर्माण किया। नगर का निर्माण, 300 से ज़्यादा नगरों का निर्माण किया, और जिसमें हम लोग यहाँ पर देखें फिरोजाबाद का भी इसने स्थापना किया यहाँ पर, और यहाँ पर फिरोजपुर का भी निर्माण किया, है ना। यहाँ पर फिरोजपुर का भी निर्माण किया, और एक शहर है जिसको हम लोग जौनपुर कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग जौनपुर कहते हैं। जौनपुर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को जो पूछा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व का सिराज किसको कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो तुगलक वंश का सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर नहरों का जाल बिछा दिया। यानी कि तुगलकों में एक ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों को, बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया, ताकि सिंचाई व्यवस्था जो है वह सुचारू रूप से किया जा सके। और सर्वाधिक नहरों का पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। दिल्ली की सड़कों पर लगभग 1200 से कहीं ज़्यादा वह फलों का बगीचा लगवाया, फल का बगीचा लगवाया। और इतना ही नहीं, ये जो है अपनी समय में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सुल्तान हुआ, है ना। सबसे ज़्यादा इसने रोज़गार दिया, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सुल्तान कहा जाता है। और इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिय था। ये फिरोज शाह तुगलक के सबसे पसंदीदा जो लोग थे उनके गुलाम थे, इसीलिए उसने गुलाम विभाग की स्थापना की, जिसका नाम है दीवाने बंदगान, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्या कहता है? बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त, है ना, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है, और इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। शाहाबाद कहाँ पे है? तो शाहाबाद कहाँ पे हो जाएगा? बिहार के, है ना। और यहीं शाहाबाद से वीर कुंवर सिंह भी बिलोंग करते थे। और वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको पता है कितना सुंदर उनका डायलॉग है। एक ही डायलॉग से पता चल जाता है कि वीर कुंवर सिंह का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। आप लोग पढ़िएगा, है ना, अगर वीर कुंवर सिंह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका में हम लोग देखेंगे, है ना, 1857 की क्रांति, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा BPSC प्रश्न बनाया है ना, और बनाते रहेगा, चाहे वो PT का हो चाहे मेंस का हो। उनके बारे में कहा गया है 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इसी से पता चल सकता है क्या व्यक्तित्व था, शानदार एकदम, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है ना, पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे।
पूछा जा सकता है। तो मनेर आपको पता है, मनेर ये पटना ज़िले में है। और यहाँ पे कहता है कि हजरत सरफुद्दीन अहमद का, है ना, ये सूफ़ी संत थे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, है ना, मनेर कहाँ पे है, तो मनेर के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक, अभिलेखागार किसे कहते हैं? तो अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज, है ना, जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को क्या किया जाता हो, संग्रहित किया जाता हो, सही तरीके से रखा जाता हो, सुरक्षित तरीके से रखा जाता हो। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सारा सुविधा हो और यहाँ पर एकत्रित रूप से रखा जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। राष्ट्रीय और राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो और जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, उन सभी राज्यों का अपना अभिलेखागार होगा। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी तो कलहन का लिखा हुआ यह पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। कलहन का लिखा हुआ पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में ही कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में वर्णन है? तो राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन हो जाएगा। और कश्मीर के राजवंशों के बारे में जो वर्णन किया है, कलहन नहीं किया है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर के राजवंशों के बारे में किस पुस्तक में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो ये पुस्तक आपका हो जाएगा राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी के लेखक हो जाते हैं कलहन। और कलहन ने ही कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया, और कश्मीर में जितने भी राजा हैं उनके राजवंशों का क्रमानुसार भी इसने वर्णन किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तहकीकाते हिंद। क्या हो जाएगा? तहकीकाते हिंद। और तहकीकाते हिंद जो है किसने लिखा? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तहकीकाते जो हिंद है यह लिखा अल-बरूनी ने, अल-बरूनी। और अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी 17 बार भारत पर आक्रमण किया, गोरी नहीं था, है ना। ये महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी के बारे में कहा जाता है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ये महमूद, है ना, महमूद गजनबी के साथ यह भारत आया। और महमूद गजनबी का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को लूटना। भारत को लूटने के लिए उसने भारत के मंदिरों को तोड़ा और भारत के मंदिरों को छत बिछत कर दिया। क्योंकि पता है कि उस समय में सबसे ज़्यादा लोग चुरा करके, है ना, धन संपत्ति जो चुरा करके रखते थे। क्योंकि भारत के लोगों को लगता था कि कोई आदमी मंदिर में थोड़े डाका डालेगा, और उनको ऐसा विश्वास अगर होगा कि मंदिर के देवी देवता जो उनका रक्षा करेंगे, तो वो भी उस समय असहाय हो गए, वो लोग भी उनका सुरक्षा नहीं कर सके। इसलिए आपको पता होगा कि महमूद गजनबी और गोरी ने, महमूद गजनबी की अगर बात करें तो इतना धन संपत्ति चुरा के ले गया कि अपने साम्राज्य की, यानी कि जहाँ पर वो बादशाह था वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा रियायत दे दी कि उसके नज़र में वह सुल्तान बादशाह, मतलब समझिए कि भगवान हो गया, गॉड हो गया, खुदा हो गया। और ये आक्रमण किया। अब ये सोचने वाली बात है कि भारत में इतनी आसानी से लोग आक्रमण करते थे और जीत भी जाते थे। यहाँ पर आप देखिए राजपूत काल की जब बात आप पढ़िएगा तो होता है ना, सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ कहने के लिए। जब इतिहास को खंगाल के पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये लोग कितने कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इतने कमज़ोर कि अगर इतिहास को आप सही तरीके से पढ़ लीजिए तब आपको नफ़रत होने लगेगा, है ना। कहा जाता है कि असली हीरो वही है जो दूसरों से लड़ कर के जीत के दिखाए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब दूसरा आता है तो हमेशा जीत के जाता है ना। और ये लोगों को हमेशा हराया है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उस समय में हमारा जो सामाजिक संरचना था, सिर्फ एक ही लोगों को लड़ने का अधिकार दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ें उनकी अपेक्षा बहुत कमज़ोर थे। अगर मानते हैं कि भारत के
सारे लोगों को युद्ध का, लड़ने का अगर अधिकार प्राप्त होता तो भारत में ऐसा सिचुएशन कभी पैदा ही नहीं होता और हम पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाते और हमारा जो स्थिति होता सबसे बेहतर स्थिति होता। आज के समय में जो हमेशा ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बने, चाहे जो भी बनना चाहें, ये तो बहुत दूर की बात है अभी, क्योंकि राजनीतिक ऐसा इच्छा शक्ति कुछ अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग कमीशन में पढ़े लिखे लोग नहीं बैठते हैं, अगर बैठते भी होंगे तो पता नहीं क्यों नहीं ऐसा काम कर पाते हैं, ये समझ से परे हो जाता है ना। बिल्कुल काम नहीं होता। अगर उस तरह से होता तो भारत में बताइए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी हमारा भारत का स्थिति जो देखेंगे हर जगह, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति हो, और सबसे ज़्यादा जो दुख में है वह भारत के युवा ही सबसे ज़्यादा दुख में है। और उन युवाओं में वो युवा सबसे ज़्यादा दुखी है जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है ना। ये बात सोचिएगा, सही बोल रहे हैं हम आपको, सबसे ज़्यादा दुखी है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, यहीं आउट ऑफ जब हम कंट्री जाते हैं, जैसे हम लोग अक्सर यही बात कहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा लगभग 150 देशों का नागरिकता हमारे भारत के लोगों ने ले लिया। क्यों लिया? और वो कमज़ोर लोग थोड़ी थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, पलायन कर गए, भारत को छोड़ ही दिया, छोड़ करके दूसरे देशों चले गए ताकि उनके बाल बच्चों को रोज़गार अच्छा मिल सके, उन्हें रोज़गार मिल सके, एजुकेशन अच्छा मिल सके, स्वास्थ्य के संदर्भ में उनका ये हो सके। आप ज़रा सोच के देखिएगा, हर घर में कोई ना कोई बंदा बीमार ही है। और बीमारी भी जो है हमारे भारत में गरीबी का एक कारण है। क्योंकि आप देखिएगा जितने भी डॉक्टर चाहे जो भी है, कितने पैसा आपका समझिए कि रोज़ का कमाई, अगर आप कर्जा लेकर के अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो कर्जा वालों को चुकाइए और यहाँ पे डॉक्टर वालों को चुकाते रहिए। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में एक स्वायत्त निकाय बना हुआ है कि अगर आपको कुछ होता है तो सारा जो देख रेख है वो भारत सरकार देखेगी। जैसे आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि आप इस धरती के, इस भारत के सबसे कीमती संसाधन हैं, आपकी मूल्य कितना है? भारत में अंबेडकर साहब ने तो लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत संविधान लिखा, लेकिन वो सारे अधिकार आपको उसमें निहित कर दिए गए। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप सोचिए, क्या लगता है आपको सारा अधिकार अभी प्राप्त हुआ? आपको ये खुद लगता है कि आप इस भारत के कितना कीमती संसाधन है? इस धरती पर आपसे ज़्यादा कीमती कोई है? लेकिन आपकी पूरी जवानी ख़त्म हो गई एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, क्या? लेकिन यही चीज़ें आउट ऑफ कंट्री में नहीं होता। जैसे ही 18 पार होता है ना, लोग होते हैं, गवर्नमेंट तुरंत उस पर फोकस करने लगती है कि ये कैसे हो गया। यहाँ पर तो आपका 35, 30, 40 पार हो जाता है, फिर भी नौकरी नहीं मिलता। और रोज़गार के लिए जो बात किया जाता है, रोज़गार जो सांस्कृतिक, जो अक्सर राजनीतिक पार्टियाँ जो ये बात करती हैं, वो भी आपको छोड़ देती है। जो करना है अपने बाप दादा से ही पैसे लीजिए, और जो भी पकौड़ा का दुकान करना है, जो भी चाय का दुकान करना है, जो भी किताब का दुकान करना है, वो करिए। सरकार क्या कब सपोर्ट करती है आपको? इसलिए बोल रहे हैं, अच्छा है ये लास्ट बार है, पढ़ लीजिए, मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि नौकरी हो ही जाए। इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये जो किताबें जो है तहकीकता है ना, तहकीकाते हिंद नाम है, जिसके रचनाकार है अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया। और जब भारत में महमूद गजनवी आया तो भारत को देख करके आपको पता है क्या क्या लिखा? इसने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा। इसने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा और जाति व्यवस्था के बारे में कहा कि शूद्रों की स्थिति भारत में बहुत खराब थी। शूद्रों की स्थिति, जो ओबीसी वाले लोग जो हैं, ओबीसी वाले लोग जो हैं, SC ST वाले जो लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अगर कोई व्यक्ति किसी वेद का ज्ञान अगर सुन लेता था तो उसके कानों में खोलता हुआ शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, है ना। अगर कोई कुछ वेद देख ले तो आंखें निकाली जाती। ऐसा वर्णन ये महमूद गजनवी ने, है ना, महमूद गजनवी ने क्या किया है जाति व्यवस्था। भारत की विवाह जो है और रीति रिवाज जो है,
रीति रिवाज, इस रीति रिवाज के बारे में भी महमूद गजनबी ने चर्चा किया है। और महमूद गजनबी ने यहाँ पर भारत के धर्म और दर्शन का भी वर्णन किया है ना। ये लोग इतना वर्णन किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। है ना, कहता है कि उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी, क्या कहता है, प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज एवं मोहम्मद गोरी गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा मिलता है यहाँ पर, है ना, विस्तृत चर्चा यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर कहता है कि तारीख़ फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, तारीख़ फिरोज शाही जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, यानी कि तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा इसमें मिलती है। पूछा जा सकता है कि बर्नी का कौन सा पुस्तक है। बर्नी के बारे में अक्सर पूछा गया है। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। और ये बर्नी जो है, यह बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में भारत आया। MBT से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में ये जो बर्नी जो है यह भारत आया, बर्नी भारत आया, है ना। जिसने पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही, याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार इसको रटिए, एक बार याद कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी पूछ लीजिए। और सबसे अच्छा क्या है, दोस्तों से टाइम पास हो जाएगा, सबसे बढ़िया है। हम आपको अभी भी बता रहे हैं, किसी पे डिपेंड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, है ना। आपका मेहनत ही आपको काम देगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। सेल्फ स्टडी करिएगा, आपको टीचर में होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। हमारे 2 घंटा पढ़ाने से आपका रिजल्ट थोड़े होने वाला है। 2 घंटा पढ़िएगा तो आप घर पे बैठ के 10 घंटा पढ़िए, तब आपका रिजल्ट हो जाएगा। हमारा जो डायरेक्शन है आप इसको फॉलो करिए, नहीं होगा तो हमको बोलिएगा, एकदम गारंटेड है। 90 पार करेगा आपको PRT में। अगर GS आप पढ़ रहे हैं ना, GS पढ़ रहे हैं 40 नंबर के लिए, तो 32-35 आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखिए अकबरनामा अबुल फजल, अकबर के शासनकाल का प्रशासन और राजनीति का चित्रण इसमें मिलता है। किसमें, अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, अकबरनामा में मिलता है। अबुल फजल, अकबर के शासनकाल का प्रशासन और राजनीति का चित्रण मिलता है अकबरनामा में, जिसके रचना अबुल फजल ने किया। और बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी, बाबर का आत्मकथा है तुजुक-ए बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। एक बार ही नहीं, बहुत बार यह सवाल पूछा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, और ये जिसका फ़ारसी अनुवाद बाबरनामा हो जाता है। और फ़ारसी में इसका अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया जाता है। मुग़ल बादशाहों में 2 ऐसे मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। एक बाबर हो जाते हैं, एक का नाम बाबर है और दूसरे का नाम क्या है, जहांगीर है। 2 ऐसे मुग़ल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखा है। जहांगीर को लेकर के आप देखते हैं, जहांगीर जो है बहुत ही इश्क मिजाजी इंसान था, बहुत ज़्यादा इश्क मिजाजी इंसान था। जो लोग इश्क, है ना, तो उनका मन कलाकारी में, उनका मन समाज में, है ना, उनका दिमाग बहुत ही अच्छा माना जाता है। खैर आगे बढ़ेंगे हम लोग, वो मैटर अलग हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए, इब्न बतूता, जहाँ से बार बार सवाल पूछे गए हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, और मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका में है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का यात्री था, जिसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ये अफ्रीकी यात्री थे और इसने अपनी पुस्तक लिखा, रेहला नाम था इसका, रेहला, है ना। और विश्व यात्रा के दौरान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, क्या इब्न बतूता
पूछा जाता है कि किसके समय में भारत आया, तो तुगलक वंश के सुल्तान थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, जिस तरह देखिएगा जब मुग़ल काल पढ़ते हैं तो मुग़ल काल में एक ही बादशाह था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, जिसका नाम था दारा शिकोह, है ना। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो आदमी था, जो सुल्तान था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। और इसके बचपन का नाम था जूना खा या जौना खा। इसके बचपन का नाम है जिसको हम लोग जूना खा बोलते हैं, नहीं तो जौना खा बोलते हैं। और जौना खा जो है, यह प्रश्न जो है बार बार पूछा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। और यही वजह था कि इसके कामों के वजह से, यानी कि आप देखिएगा ऐसे 5 प्रकार का वो काम करते हैं जिसकी वजह से बंदा असफल हो जाता है। और असफल होने के बाद इसको पागल भी कहा जाता है, पागल कहा जाता है, इसको सनकी कहा जाता है, सनकी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को रक्त पिपासु भी लोग कहते हैं, इसको रक्त पिपासु कहते हैं, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है रक्त पिपासु। जब ये दिल्ली से दौलताबाद जाने का जो फरमान जारी किया, तो लोग जो थे इसके दरबार में, यानी कि इसके जो रहने का जो ठिकाना था, लोग गाली भद्दी भद्दी गालियाँ लिख करके, है ना, लेटर जो है वो फेंका करते थे। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और यही वजह था कि इस व्यक्ति को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसी को अमीरों का राजकुमार, है ना, अमीरों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार पूछा जाता है आपसे, राजकुमार। और मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का भी राजकुमार कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार। इसी को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इसने 5 योजनाएं चलाई, 5 योजना, और 5 योजना जो है वह असफल हो गया। यह इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि धर्म से कोई मतलब ही नहीं था, इसके ऊपर किसी काजी का कुछ भी नहीं चलता था। और यही वजह था कि उसने अपने साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना कर दी। और यहाँ पर जितने भी हिंदू जो लोग थे, उनके हिंदू जो त्यौहार थे, उस त्यौहार में यह हिस्सा लेने लगा। इतना ही नहीं, भारत में एक सबसे बड़ी समस्या थी सती प्रथा, और सती प्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश की, सती प्रथा पर रोक लगाने की इसने कोशिश किया, ठीक। और इसी के समय में मोरक्को यात्री आता है जिसका नाम है इब्ने बतूता। और इब्न बतूता ने रेहला लिखा, और रेहला के साथ साथ एक और भी पुस्तक लिखता है इब्न बतूता, जिसका नाम है सफ़रनामा, जिसका नाम है सफ़रनामा नाम रहता है इसको। और इब्न बतूता को, मतलब इब्न बतूता से, क्योंकि आप देखिएगा जो लोग ज्ञानी होंगे उनको ज्ञानी से खूब पटेगा। जैसे मानते हैं कि आप जिस दिन टीचर बनिएगा, शिक्षक बनिएगा, तो आपके दोस्तों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा टीचर होंगे। और जो आपका समझिए कि जो सहपाठी होंगे, जिनसे बड़े दिनों से मोहब्बत आपको होगा, यानी कि मैट्रिकुलेशन से ही आपको जो प्रेम होगा, जो रिलेशन होगा अपने दोस्तों के बीच में, अगर वो दोस्त फाइट नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे वो छूट जाते हैं। और जो नए टीचर बनते हैं, जो नए टीचरों के आपका फ्रेंड सर्किल बनता है, उनका स्थान वो ले लेते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं खूब पढ़िए, ताकि ज़िंदगी भर आप लोगों का तालमेल बना रहे, है ना। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रेहला, और उसके बाद दूसरा पुस्तक है जिसका नाम है सफ़रनामा। इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया, जिसके वजह से उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसी ने दिल्ली को, है ना, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इतना ही नहीं, उसने अपना राजदूत बना करके, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके इसने इब्न बतूता को चीन भी भेजा, है ना। इब्न बतूता को क्या किया, चीन भी भेजा। और इसने यानी कि इब्न बतूता ने भारत के डाक व्यवस्था का वर्णन किया था।
डाक व्यवस्था का इसने वर्णन किया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, और यहाँ पर कहता है कि इब्न बतूता जो भारत में रहा वह 14 वर्ष रहा। दिल्ली का काजी भी से नियुक्त किया गया और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है ना, सिक्कों के अध्ययन को। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना, ख़त्म कर देते हैं एक टॉपिक। सिरसा सासाराम, है ना, सासाराम में आप देखते हैं सिरसा का जो किला है रोहतास ज़िला में है ना। और मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन और एक ऊंच कुटी के कला का उदाहरण भी हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक, मनेर में किसका, तो मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी है। और यहाँ पर देखिए वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान किया था। और रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को प्राप्त होता है। एशामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करना पड़ा। किसने कहा, एशामी ने। और एशामी की पुस्तक का नाम क्या है, तो फतह उल सलातीन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फतह उस सलातीन। और इसमें क्या कहता है कि दिल्ली वालों पे संदेह था, है ना। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के प्रजा पर विश्वास ही नहीं था, बहुत संदेह था। और संदेह बनना भी चाहिए था, है ना। संदेह इसलिए था कि हमेशा वो डरे रहते थे, उनको लगता था कि यहाँ पर हमारा जो साम्राज्य है वो स्थायित्व प्रदान नहीं करेगा, कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है वहाँ के लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जनता इनको भद्दी भद्दी गालियाँ सुनाती थी, लेटर लिखती थी और बहुत सारे ऐसा व्यवहार किया जाता था जिसके वजह से वहाँ के जनता पर संदेह व्यक्त किया जाता था, जिसका वर्णन इसमें एशामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में किया है ना। चलिए, फतह उस सलातीन में इसका वर्णन किया है और यही कहता है कि जनता को बेवजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। ये कहानी आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि सच में बहुत परेशान हुए थे वहाँ की जनता। भूखे प्यासे अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके दौलताबाद जाना पड़ा था, अंततः फिर लौट आना पड़ा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दूसरा अध्याय, नए राज्य एवं राजाओं का उदय, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना।